नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल ज्ञान सार एक्स पर। और आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है भारत का पहला महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। हाँ, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। हम बात करेंगे इसके परिचय की, इसके इतिहास और बैकग्राउंड के। और साथ ही देखेंगे प्रमुख घटनाएं और समझेंगे कि इसका महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य मतलब भारत का पहला ऐतिहासिक साम्राज्य। इसका समय था लगभग 322 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक। संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और महानतम शासक अशोक। और इसका फैलाव मतलब हिमालय से लेकर कर्नाटक तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य। बिल्कुल। पर सबसे उलझा हुआ सवाल तो ये है कि ये मौर्य थे कौन, इनकी जाति क्या थी। हाँ, इस पर तो बहुत बहस है। अलग अलग स्रोत अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे विशाखदत्त का एक नाटक है मुद्रा राक्षस, वो उन्हें वृषल कहता है। वृषल मतलब निम्न कुल का। अच्छा, लेकिन फिर बौद्ध ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश, वो तो उन्हें क्षत्रिय मानते हैं। जी, वो उन्हें उच्च कुल का बताते हैं। और ये स्वाभाविक भी लगता है क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया था। तो एक तरह से अपने संरक्षक को ऊंचा दर्जा देना। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। जूनागढ़ अभिलेख उन्हें वैश्य कहता है। और विष्णु पुराण में तो उन्हें शूद्र तक बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अलग अलग रायें हैं। ये उस समय के सामाजिक और राजनीतिक तनाव को दिखाता है। और इस सब के बीच में इस साम्राज्य की नींव रखी चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में। भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि यूनानी लेखों में उनका नाम चंद्रगुप्त है ही नहीं। बिल्कुल, वहां उन्हें सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटिस कहा गया है। तो फिर ये कैसे पता चला कि सैंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त हैं? इसका श्रेय जाता है सर विलियम जोन्स को। उन्होंने ही पहली बार इन दोनों नामों को एक साथ जोड़ा। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। और राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे यूनानी पॉलीब्रोथा कहते थे। उस समय दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक। और इस राजधानी से उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य पर राज किया जिसका विस्तार अविश्वसनीय था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक मतलब मैसूर तक, और पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। इसका जिक्र तो तमिल ग्रंथ अहनानूर तक में मिलता है। इससे पता चलता है कि उनकी पहुंच दक्षिण में कितनी गहरी थी। इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखने के लिए लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी होंगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी लड़ाई हुई 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर के साथ। सेल्यूकस, जो सिकंदर का सेनापति था। हाँ, इस युद्ध में चंद्रगुप्त की जीत हुई। लेकिन युद्ध से ज्यादा दिलचस्प है उसके बाद हुई संधि। संधि में चंद्रगुप्त का विवाह हुआ सेल्यूकस की बेटी हेलेना से। एक भारतीय सम्राट और एक यूनानी राजकुमारी का विवाह। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कदम था। और इस विवाह के साथ चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान जैसे प्रांत मिले। मतलब साम्राज्य की पश्चिमी सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो गई। और बदले में चंद्रगुप्त ने भी एक तोहफा दिया। हाँ, सेल्यूकस को 500 हाथी दिए। उस जमाने में हाथी मतलब आज के टैंक। ये बहुत बड़ी सैन्य मदद थी। तो चंद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक दूरदर्शी शासक भी थे। ये उनके लोक कल्याण के कामों में भी दिखता है। जैसे गुजरात की सुदर्शन झील, इसका निर्माण उनके गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। ये सिंचाई के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। बिल्कुल। और इससे भी आगे बढ़कर हमें सोहगौरा और महास्थान अभिलेखों से अकाल राहत के बारे में पता चलता है। अकाल राहत? जी, उस जमाने में? जी। इन अभिलेखों के मुताबिक 12 साल के एक लंबे अकाल के दौरान राजकीय गोदामों से लोगों को अनाज बांटा गया था। ये एक तरह की प्राचीन राशनिंग व्यवस्था थी। कमाल है। पर ऐसे सम्राट का अंत भी बहुत नाटकीय था। बहुत ज्यादा। अपने जीवन के आखिरी दिनों में चंद्रगुप्त ने सब कुछ छोड़ दिया। और उन्होंने गुरु भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपना लिया। और राजपाट छोड़कर कर्नाटक चले गए, श्रवणबेलगोला। वहीं चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने संलेखना विधि से मतलब उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। एक साम्राज्य के संस्थापक का ऐसा अंत सच में अनोखा है। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने 298 ईसा पूर्व में। उन्हें कई उपाधियां मिली, जैसे अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। यूनानी लेखों में उन्हें अमित्रचेट्स कहा गया है। जैन ग्रंथों में सेसेन। और वायु पुराण में भद्रसार।
वो आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। लेकिन उनकी सबसे दिलचस्प कहानी तो सीरिया के राजा के साथ उनके संवाद की है। हाँ, उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस से 3 चीजें मांगी थीं। पहली, मीठी मदिरा, दूसरी, सूखी अंजीर, और तीसरी, एक दार्शनिक। एक दार्शनिक। ये तो बहुत अजीब मांग है। और एंटियोकस का जवाब और भी दिलचस्प था। उसने मदिरा और अंजीर तो भेज दिए, पर दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। क्यों? उसने कहा कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। वाह, मतलब ज्ञान बिकाऊ नहीं है। बिल्कुल। इसी संवाद के दौरान सीरिया से एक राजदूत भी आया था, डायमेकस। बिंदुसार के ही समय में तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह हुआ था। हाँ, जनता ने वहां के अधिकारियों यानी अमात्यों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बिंदुसार ने पहले अपने बड़े बेटे सुसीम को भेजा, लेकिन वो नाकाम रहा। फिर बारी आई अशोक की, जो उस समय अवंती के गवर्नर थे। और अशोक ने विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया। शायद यहीं से दरबार में उनका कद बढ़ना शुरू हो गया था। इसी घटना के विवरण में हमें अमात्य परिषद यानी मंत्री परिषद का भी जिक्र मिलता है। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। लेकिन अशोक का राज्याभिषेक हुआ 4 साल बाद, 269 ईसा पूर्व में। ये 4 साल का अंतर क्यों? माना जाता है कि इन 4 सालों में उत्तराधिकार के लिए एक गृह युद्ध चला। अच्छा। बौद्ध ग्रंथ जैसे महाबोधिवंश तो ये भी कहते हैं कि अशोक ने सिंहासन के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। 99 भाई? ये बात कुछ ज्यादा नहीं लगती? हाँ, ज्यादातर इतिहासकार इसे अतिशयोक्ति मानते हैं, लेकिन ये तय है कि सिंहासन उन्हें आसानी से नहीं मिला, संघर्ष जरूर हुआ था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी बताया जाता है, दिव्यावदान के अनुसार। और अशोक के बारे में हमारी ज्यादातर जानकारी उनके खुद के लिखवाए अभिलेखों से मिलती है। हाँ, और इन अभिलेखों में उनके अलग अलग नाम मिलते हैं। ज्यादातर अभिलेखों में वो खुद को पियदस्सी कहते हैं, लेकिन उनका असली नाम अशोक ये मस्की और गुर्जर अभिलेख में मिलता है। और फिर आता है उनके जीवन का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, कलिंग युद्ध। 261 ईसा पूर्व। इसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेखों से मिलती है। युद्ध बहुत भयानक था। बहुत। शिलालेख के अनुसार 1 लाख लोगों की मौत हुई और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। इस विनाश को देखकर अशोक का हृदय पूरी तरह बदल गया। और उन्होंने युद्ध की नीति, जिसे भेरी घोष कहते हैं, उसे छोड़कर शांति और धम्म की नीति, धम्म घोष को अपना लिया। तो ये धम्म क्या था? कोई नया धर्म? नहीं, यही समझना जरूरी है। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि एक नैतिक संहिता थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट। इसके सिद्धांत क्या थे? बहुत सरल। बड़ों का सम्मान, अहिंसा, सच बोलना, दान देना। ऐसी बातें जो हर धर्म, हर समाज में अच्छी मानी जाती हैं। बिल्कुल। और इस धम्म के प्रचार के लिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए। और ये प्रचार सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ? नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। 13वें शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने दूत सीरिया, मिस्र, मैसेडोनिया जैसे कई देशों में भेजे। और सबसे प्रसिद्ध तो श्रीलंका का मिशन है, जहां उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा। हाँ, ये तलवार से नहीं, विचारों से दुनिया को जीतने की कोशिश थी। अशोक का समय कला और स्थापत्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सांची का महान स्तूप, कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। और पटना के पास कुम्हरार में 80 खम्भों वाला राजमहल। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बराबर की गुफाएं, चट्टानों को काटकर बनाई गईं। ये गुफाएं उन्होंने आजीविकों को दान में दी थीं। जी, जो बौद्ध नहीं थे। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इतना महान साम्राज्य अशोक के बाद बिखर गया, क्यों? सबसे बड़ा कारण थे कमजोर उत्तराधिकारी। कुणाल, दशरथ जैसे शासक उस विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। और केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ गया। हाँ, धीरे धीरे प्रांत आजाद होने लगे और अंत में 185 ईसा पूर्व में अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की स्थापना हुई। तो अगर हम मौर्य साम्राज्य की विरासत को देखें तो हमें क्या मिलता है? सबसे बड़ी देन तो है राजनीतिक एकता का विचार। पहली बार एक अखंड भारत की कल्पना को साकार किया गया। बिल्कुल। और दूसरी बड़ी देन है पत्थरों पर इतिहास लिखवाने की परंपरा। अशोक के अभिलेखों के कारण ही हम आज ये सब जानते हैं। और हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, वो भी तो वहीं से आया है। हाँ, शांति, सहिष्णुता और एक नैतिक शासन की विरासत।
ये मौर्यों की सबसे बड़ी देन है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज्ञान सार एक्स को सब्सक्राइब करें।